जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इकोनॉमी की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम समझते हैं इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बताता है। इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की बात करता है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है और इसे आप मान लीजिए कि सेमी साइंस भी कह सकते हैं। तो समझिए इकोनॉमिक्स क्या होता है। ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मतलब कि संसाधनों का बंटवारा ऐसा होना चाहिए जिससे उनसे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि संसाधनों का ऐसे इस तरीके से प्रयोग होना चाहिए कि हमें उनसे अधिकतम से अधिकतम कितना लाभ मिल सकता है। तो ये है। तो चलिए कुछ टर्म के बारे में हम समझते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया और इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंसेप्ट आता है कि सिर्फ आपको यहाँ पर इंक्रीज़, ये देखिए साइन है इंक्रीज का, इनकी मतलब बढ़ना होता है। तो सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होता है, वो भी प्रोडक्शन किस में, गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मापेंगे कैसे। ये मापा जाता है किसी देश की जीडीपी से। जैसे हमारे देश की जीडीपी इस समय कितना है, 3.53 और जिसकी ग्रोथ रेट है 7.4। अब ये समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मान लीजिए, अब हम आपको इसी को सरल शब्दों में बताते हैं। हमारे देश की जीडीपी मतलब ऐसे समझिए कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे देश के भीतर एक साल में कितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ विभिन्न फर्म द्वारा। अब जीडीपी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ों को सिंपल करने के लिए, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर का प्रोडक्शन मान लीजिए अगर पिछले साल 10 हो रहा था, इस साल अगर 11 हुआ है, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि इस बार जो प्रोडक्शन 10% बढ़ा है। और जब 10% प्रोडक्शन बढ़ा है, तो मान लीजिए अगर ये एक मार्केट 10 रुपये का रहा होगा, तो पहले ये 100 रुपये का बिक रहा होगा, तो अब 110 रुपये को बिचेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, हमारी आर्थिक वृद्धि हुई है, अब हमने 10 रुपये ज़्यादा कमाया है। वैसे जैसे मान लीजिए हमारी देश की जीडीपी 3.53 हो गई है, बढ़ी है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ में बस यही है कि आपके देश में वस्तुओं के उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए, बस। अब ये वृद्धि कई माध्यमों से हो सकती है। जैसे मान लीजिए तरह तरह के हमारे यहाँ जो भी फॉर्म्स हैं, जो भी मान लीजिए कि एमएसएमईज़ हैं या कॉटेज हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनमें इंक्रीज़ होना चाहिए। और जब वो इंक्रीज़ होगा तो हमारे यहाँ जो सर्विस डिलीवरी वो भी फास्ट होगी। तो सीधा ये है कि हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज़ होगा और इससे हमें अधिक से अधिक लाभ होंगे और लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो समझिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता ही है, मतलब ये है कि आर्थिक वृद्धि तो होता ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे हम सामाजिक कल्याण की भावना भी रखते हैं, सोशल वेलफेयर। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल वेलफेयर। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही दो वर्ड आपके आए हैं, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे भी कोई कंपनी
अपने देश के भीतर रह के अपना लाभ या मान लीजिए कि अपना अर्जन बढ़ा रही है, तो ऐसे समय में उससे क्या किया जाता है, उस कंपनी की ये जिम्मेदारी होता है कि अगर मान लीजिए जिस क्षेत्र से आपने पैसा कमाया है, उस क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र के मान लीजिए कि विकास के लिए आपको जितने पैसे कमाए हैं उसमें कुछ भाग आपको समाज सोशल वेलफेयर के काम में लगाना पड़ता है। तो चलिए, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी ग्रोथ बढ़ी, तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जब आप ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अभी यहाँ ये है कि आपने पढ़ा था, पढ़े हैं, लिखे हैं, इससे ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता है। बस ये है कि हाँ, हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ बात आती है कि गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ आप यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बात होती है, ह्यूमन कैपिटलाइजेशन की बात होती है। अब ह्यूमन कैपिटलाइजेशन की बात इस तरह से होती है, मान लीजिए कि अगर इकोनॉमिक जब डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों के जीवन के स्तर में सुधार हुआ है कि नहीं। हमारे यहाँ एजुकेशन रेट बढ़ा है कि नहीं, एजुकेशन रेट और मोर्टेलिटी रेट घटा है कि नहीं, और तमाम तरह की बातें हैं। हमारे यहाँ पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी उन्मूलन हुआ है कि नहीं, गरीबी का स्तर नीचे हुआ है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कई डायमेंशनों में हो रहा है। कई डायमेंशन मतलब ये मान लीजिए कि आपका जो विकास है सिर्फ एक भौतिक चीज़ों पे ना सीमित रह जाए। यहाँ पर आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रेनिंग पे भी पैसा खर्च होना चाहिए, और या इनमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप किसी देश में पैसा बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, बेरोज़गारी है, निरक्षरता है, अनएजुकेशन है, तब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तब हम ये कहेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं उनमें भी चेंज आना चाहिए। एजुकेशन रेट बढ़ना चाहिए और पॉवर्टी एलिवेशन होना चाहिए, और कई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ इनमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मतलब ये मान के चलिए मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की। इसमें तो हमने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पर ये है इंक्लूसिव ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं समावेशी विकास, तो इसमें ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए सब, जैसे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ, गरीबी कम हुई और अशिक्षा का दर घटा और मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हुआ। तो अब जैसे मान लीजिए, अब जब ये बात होती है इंक्लूसिव ग्रोथ की, जो हमारे देश में गवर्नेंस का रोल है, गवर्नेंस मानिए कि जो भी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो मतलब जो सरकार या मान लीजिए राजनीति पे नियंत्रण किसी विशेष ग्रुप का ना हो, किसी विशेष समूह का ना हो। राजनीति पे नियंत्रण या मान लीजिए कि राजनीति में सहभागिता या प्रशासन में सहभागिता, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन एवं प्रशासन में सहभागिता सबका हो। सबका मतलब कि कहने का मतलब है सब वर्ग से हो। किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए कोई स्पेसिफिक पोस्ट को ना रखा जाए, या संवैधानिक तरीके से तो मान लीजिए बहुत से पद सबके लिए खुले हैं, लेकिन व्यवहारिकता ये है कि उनमें कुछ विशेष लोग ही जा पा रहे हैं। तो क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि लोगों को उतने रिसोर्सेज नहीं है, अपना विकास करने के लिए उनके पास उतने संसाधन नहीं है। क्योंकि संसाधन इसलिए नहीं है, उनके पास राजनीति में उतनी सहभागिता नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सबका साथ, सबका विकास, मतलब प्रशासन सबके साथ होना चाहिए। अब ये देखिए, इसी का कंसेप्ट आप ये देखे होंगे कि अगर हम इसे आप जनरल लेवल पे समझिए कि जब कभी भी ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है या भी कुछ स्टेट इलेक्शन होते हैं, तो उसमें कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वोमेन सीट फिक्स कर दिया जाता है, SC सीट फिक्स कर दिया जाता है, ST सीट
फिक्स कर दिया जाता है। ओबीसी सीट राजनीति एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में, मतलब शासन एवं प्रशासन दोनों में कुछ सीटें को आवंटन किया जाता है कुछ विशेष ग्रुप के लिए, कुछ विशेष वर्गों के लिए, ताकि जो विकास है किसी मुट्ठी भर लोगों के कंट्रोल में ना रहे, नियंत्रण में ना रहे, और विकास सबके द्वारा हो और सबके लिए हो। यहाँ मान लीजिए कि ये प्रजातंत्र की एक तरह से बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है कि हमारे यहाँ हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और उसके जो डेवलपमेंट करने का तरीका है, उसका जो प्रोसेस है वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ मान लीजिए गरीबी हट गई, शिक्षा हट गया, लेकिन सब लोगों को अवसर मिलना चाहिए और सब लोगों का इसमें योगदान हो। किसी एक विशेष वर्ग का योगदान ना हो कि हमने या किसी विशेष क्लास द्वारा पॉवर्टी एलिवेशन हुआ। नहीं, यहाँ पर बात ये होती है कि सब लोग की सहभागिता हो और सब लोग शासन प्रशासन में अपना सहयोग करें। तो ये 2-3 टर्म थे आपके, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ। ये मान लीजिए आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ में इसमें आपके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट भी जुड़ जाते हैं, तो कॉर्पोरेट ये सब हमने आपको बताया। चलिए 2 टर्मों की हम और बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल कैपिटल। तो समझिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये टर्म इससे जुड़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ से। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। अब ऐसे मान लीजिए कि जैसे अगर आप अभी 10,000 रुपये कमा रहे हैं, अगले महीने से अगले साल से अगर 12,000 रुपये कमाते हैं, तो सीधी सी बात है आपकी जो जीवन स्तर है उसे आप सुधारेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पहले आपके पास साइकिल से चलते थे, आज आप बाइक से चल रहे हैं। हो सकता है आप कल कार से चलें, या हो सकता है आज आपके पास घड़ी नहीं थी, आज आपके पास घड़ी है। मतलब कुछ भौतिक वस्तुएं, मतलब यहाँ पर आपके जीवन में भौतिक वस्तुओं का उपयोग आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है और ये आपका स्टेटस बता रहा है। लेकिन ये एक नैरो कंसेप्ट है। यहाँ पर सिर्फ आप भौतिक वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन एक ये ब्रॉड टर्म है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ बात करता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ठीक है ही, मान लीजिए आपके पास पैसा तो है ही और पैसे कमाने का तरीका भी ठीक है, और यहाँ पर साथ में ये बात करता है कि आपके अंदर एक ऐसा मान लीजिए कि नेक इंसान बनने की काबिलियत भी है। अब मान लीजिए आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है, आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है और आपका व्यवहार ही नहीं ठीक है, या मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से। मतलब अब यहाँ पर जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हमारे दैनिक, जैसे कि हमारा शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मतलब मनोवैज्ञानिक, ये भी मल्टी डायमेंशनल होता है कि यहाँ पर आप कल्चरल एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं, और आपका सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, आपके अंदर एक दूसरे की मदद करने की भावना है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। तो ये टर्म है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब ये मान के चलिए ये मल्टी डायमेंशनल है, और इसमें ना सिर्फ आपका एक भौतिक जीवन स्तर की बात करता है, बल्कि इसमें आप भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक स्तर पे भी आप क्या होते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। मतलब आपके अंदर ईमानदारी होती, कुछ मानवीय नैतिक गुण जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखे जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सिर्फ आपको भौतिक वस्तुओं का उपयोग या उसका ही महत्व आप ज़्यादा देंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ आप अपने जो भी व्यक्तिगत जो जीवन के मूल्य हैं या नैतिकता हैं उनको भी आप ध्यान में रखते हैं। चलिए एक टर्म और है सोशल कैपिटल।
तो चलिए सोशल कैपिटल क्या होता है। सोशल कैपिटल जिससे मान लीजिए कैपिटल मतलब आपको पता ही है पूंजी होता है। सोशल जिसे कहते हैं ना ये कि मेरे पास सबसे बड़ी पूंजी है विश्वास की पूंजी। जिसके पास विश्वास है मान लीजिए ये सब कुछ है। विश्वास के ही दम पे बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती प्रोडक्ट मार्केट में ले आती हैं और उनका अच्छे से वो प्रोडक्ट मार्केट में चलता है एक विश्वास के दम पे ही। तो सोशल कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाता है हमारे सोसाइटी में मान लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है, लेकिन समाज में क्या लोग एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट कर पा रहे हैं, अपने आप को सिक्योर फील कर पा रहे हैं, अपने आप को सेफ फील कर पा रहे हैं, या उनमें आपसी सहयोग एक दूसरे को सहयोग करने की भावना है कि नहीं, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, और एक दूसरे के ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं और एक दूसरे से कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें बताता है सोशल कैपिटल के बारे में। तो चलिए ये कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमने आपको बता दी है। बहुत छोटी टर्मिनोलॉजी अभी बहुत से हैं, अब धीरे धीरे हम एक एक वीडियो करके अब आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।